my dear students, welcome to this online class of biology. Students, in last lecture we discussed regarding the Hershey and Chase experiment which proved that DNA is our genetic material. Students, in this lecture we are going to study properties of genetic material. Genetic material की properties क्या होनी चाहिए? DNA versus RNA, क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं, पर जो एक जेनेटिक मटेरियल है, एक बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, हर्शे चेज जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने बता दिया है, ये अनइक्विवोकली प्रूव हो चुका है हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। बट इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ये चीज़ क्लियर आउट हो चुकी है। जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे आरएनए होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमारी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा वायरस है जो टोबैको प्लांट को अफेक्ट करता है, उसकी लीफ को अफेक्ट करता है, उसकी लीफ के अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जब ये वायरस उस प्लांट को अफेक्ट करता है। क्यूबी बैक्टीरियोफेज जो है दैट इज़ आ वायरस। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बट इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि जो डीएनए है दैट इज़ प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो ज़्यादा डोमिनेट करने वाला जेनेटिक मटेरियल है, जो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है, मतलब मोस्टली ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, दैट इज़ डीएनए, दैट इज़ नॉट आरएनए। हालांकि जो आरएनए है वो बहुत अच्छे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जो आरएनए है वो एक मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, एक अडेप्टर की तरह एक्ट करता है, इट परफॉर्म्स द डायनामिक फंक्शन, बट स्टिल डीएनए को ही प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल माना गया है। ऐसा क्यों है? तो इसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। बैक में जाने का मतलब ये है कि हमको सेंट्रल डोग्मा पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको सेंट्रल डोग्मा याद है तो आपको याद होगा कि जो डीएनए होता है, डीएनए का क्या होता है? सबसे पहले इस डीएनए की कॉपी होती है जिसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से फिर क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। और आरएनए के बाद क्या बनता है? आरएनए के बाद स्टूडेंट्स बनता है प्रोटीन। ओके, और ये प्रोटीन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कैरेक्टर्स के लिए, लाइक हमारे जो हेयर है वो ग्रे है या ब्लैक है, हमारी आइज़ है वो ब्लू है, तो कैरेक्टर एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये प्रोटीन। ओके, तो जो डीएनए है, डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकता, उसको प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? इस आरएनए की ज़रूरत पड़ती है। ये डायरेक्टली प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर सकता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेंट्रल डोग्मा कि किस तरीके से डीएनए और आरएनए अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जो आरएनए होता है ये एक मैसेंजर की तरह वर्क करता है, एक अडेप्टर की तरह वर्क करता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, लाइक ये एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है। ओके, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? आप लोगों को पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज़ डीएनए। तो डीएनए ने अपना क्या कर लिया? रेप्लिकेशन कर लिया, कॉपी कर ली। उसके बाद क्या होगा? आरएनए बनाएगा, आरएनए बन गया। उसके बाद जो ये आरएनए होता है, आरएनए क्या काम करता है? मैसेंजर का काम करता है, मैसेज ले जाने का काम करता है। सेल में क्या पड़े हुए हैं? यहाँ पे राइबोसोम्स पड़े हुए हैं। राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? आप लोगों को पता है, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है। ये क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो इनको कौन कहता है प्रोटीन बनाने के लिए? जो ये डीए यहाँ पे अंदर जो आरएनए है, ये आरएनए यहाँ तक जाएंगे राइबोसोम्स तक और इनको बोलेंगे भाई तुमको क्या करना है? तुमको प्रोटीन्स बनाने हैं। प्रोटीन्स कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो आप प्रोटीन को बनाइए। ये मैसेज जो है आरएनए देता है राइबोसोम्स को। तो इस तरह से ये मैसेंजर का वर्क करता है। यहाँ पे मेंशन है ना, इट एक्ट्स एज मैसेंजर। फिर है इसके बाद अडेप्टर। अडेप्टर में आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी
अडेप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन इस बुक के अंदर दी हुई है। बस अभी आपको इतना पढ़ना है कि यहाँ पे टीआरएनए जो होता है वो जो होता है अडेप्टर की तरह वर्क करता है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है, कैन यू रिकॉल 2 केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। क्या आप डीएनए और आरएनए के बीच में 2 केमिकल डिफरेंसेस को रिकॉल कर सकते हो, बता सकते हो। स्टूडेंट्स, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, बेस्ट जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ये प्रूव करती हैं कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर ये एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होना चाहिए, ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो यहाँ पे दी हुई हैं। अब हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। फाइन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है, इट शुड नॉट बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिकेशन। मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो अपनी कॉपी को जनरेट कर सके। तो दिस इज़ लाइक डीएनए। क्या करता है डीएनए? अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी को जनरेट करता है, अपने ही जैसी दूसरी कॉपी को जनरेट कर लेता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी आरएनए में भी होती है। ठीक है, तो डीएनए इज़ बेटर जेनेटिक मटेरियल कि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, अपनी रेप्लिका बड़े इजीली ये क्रिएट कर लेता है। ओके, उसके बाद सेकंड है, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। ये केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली स्टेबल का मतलब कि इसके साथ कोई अगर दूसरा मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन करने की कोशिश करे तो ये रिएक्ट ना हो, क्योंकि अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, कुछ और बना देगा। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन होगी तो कोई ना कोई उसका प्रोडक्ट ज़रूर बनेगा, और अगर प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, फिर उसके अंदर चेंज आ जाएगा। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चरली स्टेबल, इसका स्ट्रक्चर भी स्टेबल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो क्या होगा, मॉडिफिकेशंस आ जाएंगे, म्यूटेशंस आ जाएंगे, डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इट शुड प्रोवाइड स्कोप ऑन स्लो चेंजेस modifications and slow changes are required for the evolution। यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग का ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ह्यूमन बीइंग पहले क्या था, ह्यूमन बीइंग पहले मंकी था, है ना। टाइम के साथ साथ इसके अंदर क्या हुआ, चेंजेस आए, मॉडिफिकेशन आए। ये चेंजेस एक दिन में नहीं आए हैं, है ना। अगर एक दिन में चेंज आ जाएंगे वो क्या होगा, वो बहुत फास्ट म्यूटेशन होगी, जो कि जैसे अभी हम जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हमारी बुक में ये चीज़ मेंशन नहीं है, कोरोना वायरस, है ना। कितना ज़्यादा इसने हमको परेशान किया हुआ है। हम लोग घरों में बैठे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो हम लोग स्कूल्स में स्टडी कर रहे होते। फाइन, तो कोरोना जो है, कोरोना वायरस के अंदर भी क्या है, आरएनए है जेनेटिक मटेरियल। मैं आपको यहाँ पे बात बता देती हूँ। और जो आरएनए होता है इसका स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो म्यूटेशन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं। ये एग्जाम्पल अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कोरोना वायरस है जो अभी स्प्रेड हो रहा है। हम कह रहे हैं कि कोरोना की सेकंड लहर आ रही है, तो ये म्यूटेंट कोरोना वायरस है। म्यूटेंट कोरोना वायरस मतलब जो मॉडिफाई हो गया है, टाइम के साथ बहुत जल्दी मॉडिफाई हो गया है। आप लोग सब देख रहे होंगे कि जो ये वायरस है, इसकी जो तस्वीर है, ये जो इसका इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा भयंकर है, बहुत डेंजरस है पहले वाले कोरोना वायरस से। जो लास्ट ईयर हम जो कोरोना वायरस हम फेस कर रहे थे, उससे अब की बार का जो कोरोना वायरस है वो बहुत ज़्यादा भयंकर है, बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये म्यूटेंट वायरस है, इसके अंदर म्यूटेशन हो गया है, ये अडेप्ट कर गया है एनवायरनमेंट को, इसलिए हम लोगों को ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए कि ये इसके अंदर स्लो म्यूटेशन होनी चाहिए। म्यूटेशन का मतलब है चेंजेस, लेकिन ये जो म्यूटेशन है ये स्लो हो, फास्ट ना हो। आरएनए के अंदर म्यूटेशन फास्टली होती है, बट डीएनए के अंदर जो म्यूटेशन होती है वो स्लोली होती है। और स्लो म्यूटेशन
लीड करती है इवोल्यूशन को, और इवोल्यूशन हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ये प्रॉपर्टी होती है डीएनए के अंदर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग मी। लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट इज it should be able to express itself in the form of Mendelian characters। हम लोगों ने सबने मेंडलिज्म पढ़ा है, अभी तक हम मेंडलिज्म को पढ़ते आए हैं। मेंडलिज्म ये कहता है कि कोई भी चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जा रही है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। जो स्ट्रॉन्गर वन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो डीएनए जो है वो ऐसी ही चीज़ है ना। किसी की आइज़ पापा जैसी हैं, किसी की नोज़ मदर जैसी है, किसी के लिप्स फादर जैसे हैं, है ना। तो वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस DNA, it follows the Mendelian characteristics। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चारों की चारों कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई होंगी। मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ। जो बेटर जेनेटिक मटेरियल होता है, बेस्ट जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अंदर रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जो होती है दूसरे जेनेटिक मटेरियल के अंदर नहीं होती। दूसरे जेनेटिक मटेरियल इसको फुलफिल नहीं कर पाते, लाइक प्रोटीन। ओके, ये केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पे जो म्यूटेशन हो वो स्लो हो, फास्ट म्यूटेशन ना हो, क्योंकि फास्ट म्यूटेशन खतरनाक होती है, स्लो म्यूटेशन इवोल्यूशन को लीड करती है, जो कि ज़रूरी होती है। फोर्थ एंड लास्ट इज मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स को ये फॉलो करना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रक्चर की एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि डीएनए होता है डीऑक्सी, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम है। ओके, डीऑक्सी, ऑक्सीजन कम है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो इसकी रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। जैसे कि आरएनए में है राइबोज, ठीक है। आरएनए इज व्हाट? राइबोज, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो ये लेस रिएक्टिव है। ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ 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 गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू।